फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का सीटेट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जुलाई 2019 के पेपर टू अर्थात 6 to 8 क्लास के लिए जो टीचर बनेंगे तो उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे सीडीपी के सेक्शन का। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लेंगे कि यहाँ हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है यह जुलाई 2019 के पेपर 2 का प्रश्न पत्र है और इसका बुकलेट कोड W है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इस प्रश्न पत्र को नहीं देखा है या फिर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट teamsamarhill.simdip.com से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको समय समय पर नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे और सीटेट से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल होगा वह भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग सीडीपी सेक्शन को देख लेते हैं इसके। और सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शंस हैं यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, चौथा है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो आप लोग जल्दी जल्दी सोच करके इसका जवाब दें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। इसका सही आंसर चौथा ऑप्शन है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अब इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए कि ये कैसे है। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो वर्णन हो रहा है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा, ठीक है, और संपूर्ण मानवता के लिए वैध। अंतःकरण जहाँ आएगा तो आप लोगों ने डिटेल क्लास में कोहल वर्ग का जो डिटेल क्लास हमारा आया था उसमें हमने बताया था कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सही कार्य को संपूर्ण मानवता के लिए वैध बताया गया। अतः यह सिद्धांत कोहल वर्ग का सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास की अवस्था को दर्शाता है। और डिटेल क्लास में हमने इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन किया था, विस्तार से समझा था सारी चीज़ों को। तो यदि आप लोगों ने अभी तक डिटेल क्लास नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। आइए देखते हैं दूसरे सवाल को आपके सामने रहा ये। निम्न में से कौन सा अमूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? जल्दी से बताएं। तो यहाँ देखेंगे कि सवाल किससे संबंधित है। तो पियाजे के अवस्थाओं से संबंधित है। पियाजे ने कुल 4 अवस्थाएं दी थी, है ना। उसमें से मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो है यह तीसरी अवस्था है ना। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था उसको कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ सवाल है कि निम्न में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का कौन सा एक गुण है? सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो इनमें से दूसरा जो ऑप्शन है सुरक्षित रखने की योग्यता, या देखेंगे एबिलिटी टू कंजर्व, कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण। ठीक है, तो संरक्षण की जो अवस्था है
संरक्षण का जो कौशल है यही मूर्त क्रियात्मक अवस्था का एक प्रमुख कौशल है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं सजीवात्मक चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपके सामने रहा ये, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ठीक है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की संरचनावादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं और ये अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जल्दी से बताएं। चलिए, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, मैं इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करता हूँ। सवाल है कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की ये दोनों संरचनावादी मनोवैज्ञानिक रहे और अधिगम को इन्होंने किस रूप में देखा है? तो अधिगम अर्थात लर्निंग इनके लिए प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट रहा है, अर्थात सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो अब चौथा सवाल आपके सामने रहा ये, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरणों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्न में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? जल्दी से बताएं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लैंगिक यानी कि जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए सवाल क्या कह रहा है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरणों का चयन करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। गैर परंपरागत भूमिकाएं क्या है? जो अभी तक जो परंपराएं चली आ रही हैं उससे हट करके, जैसे पुरुष खाना बना रहे हैं, महिलाएं ट्रेन चला रही हैं, तो ऐसे जो चित्र होते हैं ये गैर परंपरागत भूमिकाएं हैं, है ना। अब तक हमारी जो धारणा चली आ रही है महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगी, तो उसके विपरीत चित्रों को इकट्ठा करना, तो इसकी प्रभावी रणनीति किसके लिए है? तो लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, जो हमारे समाज में एक खाका बना दिया गया है, पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए काम बांट दिए गए हैं और एक तरह से रूढ़िवादिता उसमें बांध दी गई है कि महिलाओं को ऐसा ही करना चाहिए, पुरुषों को ऐसा ही करना चाहिए। तो इसका सामना करने के लिए ये प्रभावी रणनीति है। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, निम्न में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो बहुत ही आसान सा सवाल ये है और इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये चारों ही समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया यानी कि जनसंचार, इससे देश विदेश में क्या हो रहा है, हमारे समाज के आसपास क्या घटित हो रहा है, इसकी जानकारी मिल जाती है। विद्यालय हमारे जीवन को बनाता है। परिवार तो आधारभूत संरचना है और पास पड़ोस से भी हम लोग समाजीकरण की बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है जिसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं हैं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शंस है प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक। जल्दी से बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। ठीक है, क्योंकि यहाँ सवाल को समझेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो विशेषताएं हैं इस प्रकार से हैं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो यह अंतर्व्यक्तिक कहलाता है, इंटरपर्सनल गुण कहलाता है। ठीक है,
और इसका भी आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो आप डिटेल एनालिसिस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर जो हमारा क्लास है उसे आप देख सकते हो। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7वां सवाल के सामने रहा ये, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन से कारण होने चाहिए। मूल्यांकन के लिए क्राइटेरिया 4 दिए हुए हैं। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। जल्दी से बताएं कि चारों में से कौन कौन से क्राइटेरिया सही होंगे। तो इसमें देखेंगे, ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे, क्राइटेरिया को देखेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से सही होने चाहिए। सवाल कहता है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन का मतलब असेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, अंग्रेजी के प्रश्न को भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप अंग्रेजी के शब्द को अगर बेहतर समझते हो तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन से कारण होने चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना, साथ ही साथ नाम दे देना कि ये बच्चा बहुत तेज कैटेगरी का है, ये बच्चा बहुत भोंदा है, औसत है। तो ऐसा करना गलत है, ठीक है। और यह समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है, साथ ही साथ शिक्षण की जो प्रभावी रणनीतियां हैं उसके भी विरुद्ध है। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं, कैटेगराइजेशन कर देते हैं बच्चों का, तो फिर बच्चों के बीच डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, है ना। उनके बीच ऊंच नीच भेदभाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी सही है। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि यदि हम बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करेंगे तो वो और ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 क्राइटेरिया सही हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सवाल देख लिया है और आंसर भी सोच लिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर भी डिटेल क्लास आ चुका है, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर डिटेल क्लास। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, जिसमें पाठ्य पुस्तक केंद्रीय भूमिका में हो, क्या यह सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ये सही ऑप्शन है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विकास करना, यही प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक मेन मोटो है। मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन, नहीं। बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, ये भी गलत है। चलिए बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। और चौथा ऑप्शन है, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सही आंसर मिल गया होगा और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारक, ये दोनों ही व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं और इसे समझने के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते 10वें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि विकास का सिद्धांत नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये तो है ना। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही है।
विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है, एक ही बार घटित नहीं होता। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। सटीक गति एवं प्रकृति ये ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर, आपके सामने रहा ये। अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी थ्योरी के द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, ये सही है। ये जो लिंग पक्षपात का ही एक उदाहरण है, ऐसा करना कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करना, यह लिंग पक्षपात का ही एक उदाहरण है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही है। 12वें सवाल को देखिए। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्न में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल, ऐसा तो सृजनात्मक बच्चों की ही विशेषता होती है। सृजनात्मक बच्चे ही समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता रखते हैं। अपसारी समाधान का मतलब एक समस्या के अनेक समाधान हो सकते हैं। उनके सोचने की जो दिशा होती है वो व्यापक होती है, ठीक है। अपसारी कहने का मतलब होता है कि एक बिंदु से विस्तृत बिंदु की ओर जाना, है ना, विस्तार होना। और अभिसारी का मतलब क्या होता है? एक ही बिंदु पर फोकसित हो जाना। यहाँ एक बिंदु है, इस पर फोकसित हो जाना, वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। और अपसारी चिंतन का मतलब एक बिंदु से अनेकों बिंदुओं को मिलाना, ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा अपसारी किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है। 13वां सवाल आपके सामने रहा ये। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, यही तो सही आंसर है हमारा। दृश्य रूप से जो बाधित बच्चे होंगे तो उनके लिए स्पष्ट रूप से बोलना, धीरे धीरे बोलना, और साथ ही साथ छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों जैसे ब्रेल लिपि, है ना। ब्रेल लिपि में क्या होता है? उसमें उभार करके उसका कोडिंग होता है और उसे महसूस करके बच्चे सीखते हैं। ABCD 1 2 3 सब कुछ सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी के ऑप्शन क्या कहते हैं? कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। दृश्य प्रस्तुति का प्रयोग कैसे करेंगे जब बच्चे ही दृश्य बाधित हैं? स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थियों से ध्यान से देखें। ध्यान से कैसे देखेंगे? अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, जी नहीं। चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल था। 14वां सवाल आपके सामने रहा ये। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो देखिए, इसका सही से आंसर क्या है? सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? ये बहुत ही आसान सा सवाल है और मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत है। इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल। दोस्तों, मैं आप सबको एक साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि यदि आप अभी जो क्लास आप देख रहे हो उसका PDF नोट्स आपको चाहिए, यानी कि जो उत्तर मैं दे रहा हूँ व्याख्या के साथ उसका PDF नोट्स भी आप लोगों को चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। और अपने अधिक से अधिक साथियों को भी बताएं और उन्हें भी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। DB इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप सीधे हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पर
इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं 15वें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसान सा सवाल ये भी, समावेशी कक्षा से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और इसके पहले मैंने जुलाई 2019 के पेपर फर्स्ट का डिटेल एनालिसिस किया था CDP का ही, तो उसमें भी समावेशी कक्षा से तीन प्रश्न पूछे गए थे। तो समावेशी कक्षा के ऊपर हमारा डिटेल क्लास भी आ चुका है और समावेशी कक्षा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा समावेशी कक्षा के ऊपर क्लास नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से डाउनलोड नहीं करेंगे बल्कि देखेंगे, क्योंकि YouTube डाउनलोड करने की इजाज़त नहीं देता है। आप वहां से देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के, समावेशी शिक्षा के ऊपर हमारा डिटेल क्लास आया हुआ है और ये चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, विशिष्ट शिक्षा योजना। कैसे, निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ सवाल में देखेंगे सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चीज़ का ध्यान देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा रहा है, यानी कि ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है। अब देखिए कि एक रूप निर्देशन, तो एक रूप निर्देशन यानी कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, ये भी सही है। मानकीकृत परीक्षण भी होना चाहिए, प्रतियोगी अधिगम को भी बढ़ावा देना चाहिए, और ये तीनों जो है, ये तीनों विशिष्ट शिक्षा योजना में समाहित हो सकते हैं। इसीलिए विशिष्ट शिक्षा योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे बेहतर ऑप्शन है, और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए 16वां सवाल आपके सामने रहा ये, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्न में से कौन सा सही है। तो मिलाइए जल्दी देखिए कि कौन सा मिलान सही है। तो इस प्रश्न का सही से उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कहता है पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है, और ये सही है ना। धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी ही पठन अक्षमता अधिगमकर्ता की पहचान होती है। बाकी के जो ऑप्शन हैं, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, तो इसका दिया है दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, ये कान से बहरा है तो आँख से क्यों नहीं देखेगा, है ना, तो ये गलत है। तीसरा है सृजनात्मक अधिगमकर्ता, अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे, बिल्कुल गलत है। अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, ये भी बिल्कुल गलत है। जिसमें अवधान की कमी है वो उच्च अभिप्रेरणा वाला कैसे हो सकता है ना। लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, उनका तो ध्यान तुरंत भंग हो जाएगा। तो 17वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आप जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोहराने एवं स्मरण को बढ़ावा देना। यह सार्थक अधिगम नहीं है, ठीक है। और ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल 1 to 5 यानी कि पेपर 1 के प्रश्न पत्र में भी था। अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं हो सकता है दोहराने एवं स्मरण को बढ़ावा देना, क्योंकि यह रटंत प्रणाली पर है और रटंत प्रणाली सार्थक अधिगम का रूप नहीं है। 18वां सवाल आपके सामने रहा ये, निम्न में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। नहीं वाले सवाल इसमें ज़्यादा हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हैं विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है,
शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो हमारा ये जो चौथा ऑप्शन है यही सही आंसर होगा, क्योंकि सवाल क्या कहता है इसको देख लेंगे। संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। तो संरचनात्मक परिवेश में किसी विशिष्ट सत्रावसान का मूल्यांकन करना, साथ ही साथ प्रदर्शन के ऊपर फीडबैक देना। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन का मतलब हुआ कि बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया, इसके ऊपर फीडबैक देना। ठीक है, तो ये गलत है और यही हमारा सही ऑप्शन है। ऐसा करना ये कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट के अनुकूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट में आप खास सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू नहीं कर सकते, साथ ही साथ प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक नहीं दे सकते हैं। वहाँ बच्चों के एक्टिविटी के ऊपर फीडबैक दिया जाता है, ना कि उनके अंक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल आसान लग रहा होगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के, यानी कि दोनों खाली स्थानों में क्या भरा जाएगा इसे देखेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, है ना। विद्यार्थियों को लर्निंग गोल्स सेट करने चाहिए। लर्निंग गोल्स इज इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है, क्योंकि जब आप लर्न करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको काम दिया जाता है कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लिए। मान लीजिए कि टाइपिंग करने के लिए आप लोगों को दिया जाता है, तो जिसने उसे लर्न किया है उसी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। जिसने कभी लर्न ही नहीं किया है उसका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो सकता है ना। तो जो बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, तो चारों बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे? अधिगम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सीखेंगे टाइपिंग के कीबोर्ड कहाँ पे हैं, कैसे टाइपिंग करना है, ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। और जब सारी चीज़ों को सीख लेंगे तब उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो खुद ब खुद बेटर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 20वां सवाल आपके सामने रहा ये। निम्न में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? क्राइटेरिया दिया हुआ है, 4 क्राइटेरिया हैं, इन्हें समझेंगे। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक लक्ष्य बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथियों को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। तो आप लोगों को आसान सा लगा होगा, क्योंकि ये चारों ही क्राइटेरिया सही हैं, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत है। ये चारों जो ऑप्शन क्राइटेरिया दिए हुए हैं ये प्रभावी अधिगम रणनीतियों के ही उदाहरण हैं और सही ऑप्शन चौथा हो जाएगा, जिसमें पांचों क्राइटेरिया दिए हुए हैं, है ना। 1 2 3 4 5। चलिए बढ़ते हैं 21वें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा, जब अभिप्रेरणा बाहर से मिले, ठीक है, बच्चे को अभिप्रेरणा बाहर से मिले तो उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन से देखेंगे और सोचेंगे। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। बच्चे को जब आनंद महसूस हो रहा है तो यह अंतः अभिप्रेरणा है। ठीक है, अंतः अभिप्रेरणा है, ये बाह्य नहीं है बल्कि ये अंतः है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, तो यह भी अंतः है। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, यह भी अंतः है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। शिक्षक, एक देखिए बाहरी व्यक्ति आ गया शिक्षक,
शिक्षक के द्वारा अंक दिया जाना यह बाह्य अभिप्रेरणा का काम करेगा, है ना। बच्चे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि शिक्षक के द्वारा उन्हें अंक दिया जा रहा है, तो ये बाहरी रूप से प्रभावित हो रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। 22वां सवाल आपके सामने रहा ये, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। प्राथमिक कक्षा की बात की जाती है तो प्राथमिक कक्षा कक्ष में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें उदाहरण गैर उदाहरण दोनों तरीके से समझाया जा सकता है ना। चलिए 23वां सवाल आपके सामने रहा ये, निम्न रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? बहुत ही आसान सा सवाल ये भी रहा, अन्वेषण एवं परिचर्चा ये अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाली विधियां हैं, अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो देखिए सूचनाओं का संचरण, यानी कि सूचनाएं हमें बोर्ड पर लिख देंगे, बच्चे उसे कॉपी कर लेंगे, तो इससे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होगी, है ना। दंडात्मक साधन का प्रयोग नहीं ही करना है, एक रूप या मानकीकृत परीक्षण ये भी नहीं करना है। पहला ऑप्शन ही सही है, जिसमें बच्चे खुद से अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, परिचर्चा करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, तो उससे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया बढ़ेगी। 24वां सवाल आपके सामने रहा ये, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश। मुझे याद है कि बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न पेपर फर्स्ट में भी पूछा गया था। आप लोगों ने यदि पेपर फर्स्ट का हमारा क्लास नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल था कि बच्चों की गलतियां किस ओर इंगित करती हैं। तो बच्चों की जो गलतियां होती हैं वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का ही एक अंग होती हैं, एक पार्ट होती हैं, और इससे पता चलता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, है ना। पहला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25वें सवाल की ओर, आपके सामने रहा ये, तो यह सवाल भी आप लोगों को देखते के साथ इसका आंसर मिल गया होगा। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो इसके ऊपर एक क्लास भी है, और CDP का जो सिलेबस है, तो सिलेबस में एक चैप्टर इसी नाम से ही है कि बच्चा एक समस्या समाधान एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, है ना। और इसके ऊपर हमारा क्लास भी आ चुका है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। और यदि आप लोगों में से किन्हीं ने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखें, वॉच करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और सवाल है कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। चलिए 26वां सवाल आपके सामने ये रहा, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शिक्षक को मूक दर्शक नहीं होना है। कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, गलत। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ये सही है। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गलत। बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे? 26 का तीसरा ऑप्शन सही है। 27वां प्रश्न आपके सामने रहा ये, निम्न कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, ठीक है। इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कह सकते हैं कि अन्योन्याश्रय संबंध होता है, ठीक है। विकास एवं अधिगम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास होगा तो अधिगम भी बढ़ेगा, अधिगम बढ़ेगा तो विकास भी होगा। 28वां सवाल आपके सामने रहा ये, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो ये भी काफ़ी आसान सा सवाल, इसे स्कीमा कहा जाता है। पियाजे के ऊपर भी हमारा डिटेल क्लास आया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ
ताकि डिटेल में जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो ऐसे प्रश्न आंखों के सामने आते ही उसका आंसर मिल जाता है। तो पियाजे ने कहा था कि जब बच्चे जो हैं किसी संरचना को देखते हैं, चाहे वो किसी जानवर की संरचना हो, मैंने बताया था डिजिटल क्लास में कि जब बच्चे शुरू में किसी गाय को देखते हैं, वो पूछते हैं कि ये क्या है, और जब हम उन्हें बताते हैं कि ये गाय है, तो अगले समय जो वो बैल को भी देखेगा ना तो वो कहेगा कि गाय ही है, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं, 2 सींग हैं, उसी तरह का शरीर है ना। वे उसका जो सूक्ष्म डिफरेंस होता है वे उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं तो उनका स्कीमा बदलता है, स्कीमा परिवर्तन होता है। तो इस चीज़ को, जिससे अनुभव से सही अर्थ निकालने की जो तरीके होते हैं उसे स्कीमा कहा है। 29वां सवाल आपके सामने रहा ये, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्न में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो यह बहुत ही आसान सा सवाल, जिन लोगों ने वाइगोत्स्की के ऊपर हमारा क्लास देखा होगा उन्हें बिल्कुल 1 सेकंड में इसका आंसर मिल गया होगा कि ऐसा जो है समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है, ZPD, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है ना। अंग्रेजी के ऑप्शन में भी देख लेंगे, क्योंकि कहता है कि एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है ना। इसमें ZPD का हमने थ्योरी समझाया था कि किसी बच्चे का जो अपना कार्य क्षेत्र है उसमें जब किसी के सहयोग के द्वारा जब उसे समर्थन मिलता है तो उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और इस विस्तृत हुए क्षेत्र को ही ZPD कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए आखिरी सवाल, यह भी वाइगोत्स्की से ही जुड़ा हुआ है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो यह भी बहुत ही आसान सा सवाल, और चूंकि वाइगोत्स्की की बात है तो वाइगोत्स्की ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था? तो आप लोगों को इसका भी शॉर्टकट याद होगा, PKV बाई कोमोसो। मैंने पिछले क्लास में जो हमारा 1 to 5 के ऊपर आधारित था, पेपर फर्स्ट के ऊपर आधारित था, उसमें मैंने इस फॉर्मूले को बताया था, और पहले भी हमारा जो डिटेल क्लास आया हुआ है उसमें भी मैंने इसकी चर्चा की है, और हिंदी में भी इसका सूत्र बताया है, पिकोवा बटे सनेसा, यानी कि पियाजे का कॉग्निटिव, कोहलबर्ग का मोरल और वाइगोत्स्की का सोशल। ठीक है, तो वाइगोत्स्की की बात है तो यहाँ पे सोशल होगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इस प्रकार से आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को कर दिया है तो आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू।